अच्छा जी, आज आपका फर्स्ट लेक्चर है जीबीओबी का। और जीबीओबी में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली जो फ्री लेक्चर्स हैं अक्सर लोग उनको देख के आते हैं। तो मुझे बताएं आप में से कौन से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे शदाब भाई के उनको देखा हुआ। सही, चलें, ज़बरदस्त है जी। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ऑलरेडी वो लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है जी। जिन लोगों ने नहीं देखे तो उन्होंने भी परेशान नहीं होना। हम जब कोर्स स्टार्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो सारी आपको बता के फिर हम आगे चलेंगे ताकि हर बंदे को प्रॉपर्ली उसकी समझ आ सके। ठीक है जी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। शॉर्टली मेरा इंट्रोडक्शन जो है शायद शदाब भाई ने करवा दिया हो। शदाब भाई जो है मेरे बड़े भाई हैं, और वो चूँकि काफ़ी ज़्यादा कामों में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बिज़ी होते हैं, तो ये जो जीबीओबी के लेक्चर्स होते हैं वो तमाम लेक्चर्स मैं ही करवाता हूँ। तो अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो पहले लेक्चर से लेके आपके जो 12 लेक्चर्स हैं, टोटल 12 लेक्चर आपके होंगे जीबीओबी के, वो तमाम लेक्चर इंशाल्लाह मैं ही करवाऊँगा। और उसके बाद जो आपके एससीओ के लेक्चर स्टार्ट होंगे, तो उसमें फिर शहजाद भाई जो है ना वो ऑलरेडी खुद ही पर्सनली उसको लेक्चर करवाएंगे ऑनलाइन आपके साथ। ये चीज़ क्लियर है ना आपको कि तमाम जीबीओबी के जो लेक्चर्स हैं आपके वो ऑफलाइन होंगे, और तमाम जो एससीओ के लेक्चर्स हैं वो आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है ना, वो आपके यहाँ ऑफलाइन नहीं होंगे। ये वैसे रिसेप्शन पे क्लियर इंस्ट्रक्शन हमने बताई हैं ताकि किसी के जहन में कंफ्यूजन ना हो। चले वो उसमें अब ये मैंने इसलिए बता दिया पहले आपको कि जीबीओबी के तमाम लेक्चर्स आपके होंगे ऑफलाइन, और एससीओ के ये फिजिकली होंगे, और जो एससीओ के लेक्चर है वो आपने ऑनलाइन अटेंड करने हैं। उसके बाद जो इंटर्नशिप आपकी होगी, क्योंकि कोर्स के बाद हम इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। इंटर्नशिप 1 मंथ की होती है। इंटर्नशिप सिर्फ उन लोगों को होती है जो यहाँ फिजिकल कोर्स कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे फिजिकली कोर्स कर रहे होते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप है 1 मंथ की। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जीबीओबी की इंटर्नशिप करनी है या एससीओ की करनी है, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो जब आपका जीबीओबी का कोर्स हो जाएगा, 1 मंथ का ये कोर्स है, 4 वीक्स का, 3 डेज अ वीक क्लास आपकी होगी इंशाल्लाह, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हफ्ते में 3 दिन क्लास आपकी हुआ करेगी। 4 हफ्तों में ये कोर्स आपका मुकम्मल होगा। उसके बाद 3 हफ्तों में आपका एसईओ का कोर्स मुकम्मल होगा। उसके बाद फिर आपकी 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप में आपके पास ऑप्शन है, कोई सी एक इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, या जीबीओबी की या फिर एसईओ की। डेफिनेटली डेफिनेटली ये सारी बातें करना भी कम अज़ वक्त है। जब तक हम लेक्चर स्टार्ट नहीं करते, प्रॉपर बातें बताते नहीं है, आपका इंटरेस्ट देखिए, पैसे सारी चीजें बाद में आती है, मेन चीज होती है इंटरेस्ट। छोटी फील्ड है। ओके, मोस्टली सुना है एसईओ ज्यादा है। ओके, फिर हम आपके पीछे हो, आपके ओके, चले। एक्चुअली बात ये है, होता ये है नॉर्मली, इन सारी बातों को आंसर, क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए पूरा कोर्स हमारा पड़ा हुआ है, पूरा बैच पड़ा हुआ है, जो मतलब जिस पे मर्जी लगाना आपको। अल्टीमेटली आपको ये 7 वीक्स के बाद ही डिसाइड करना है कि हमने किस में जाना है। ठीक है ना। तो मैं आपको 7 वीक्स के बाद अगर बताऊंगा ना इस पे चले जाए, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगी। अगर मैं आज बताऊंगा ना तो आप कहेंगे नहीं, जीपी भी तो बड़ी मुश्किल है, एसईओ बहुत मुश्किल है, मैंने उसमें नहीं जाना, आपने कहा था एसईओ में जाओ, मुझे समझ ही नहीं आ रही उसकी। तो मकसद ये होता है कि पहले आप दोनों चीज़ें आप देखें। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कोई भी जो फील्ड है ना, कोई भी जो फील्ड है वो हल्की फील्ड नहीं होती है। ठीक है ना। यूईटी में आप देखें, मेरी जो एक्चुअली एजुकेशन है, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है यूईटी से, और उसके बाद मेरा मास्टर है, पीएचडी मेरी अभी अंडर प्रोसेस है। तो कोई भी इंजीनियरिंग है ना यूईटी में, आप जाएं वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 फील्ड्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल जो है या मैकेनिकल टॉप पे है, नंबर 1 पे है, उसके बाद फिर आगे सिविल है, आगे फिर बाकी केमिकल आती है, मेटलर्जी आती है, बाकी सारी फील्ड्स हैं। तो क्या बाकी फील्ड का स्कोप नहीं है जो सबसे लास्ट पे आ रही है? और मुझे याद है कि हमारी मैकेनिकल थी उस जमाने में टॉप पे थी, और जो सबसे लास्ट पे थी ना उसका नाम था सीआरपी। मैं जो आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाह रहा हूँ, जो लास्ट में फील्ड थी वो थी सीआरपी, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। और मुझे याद है उसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट्स थे, और हमारे मैकेनिकल में तकरीबन 200 के करीब स्टूडेंट्स थे। मैकेनिकल मेरिट के लिहाज से नंबर 1 पे, और सीआरपी जो है मेरिट के लिहाज से लास्ट पे। और वो 30 के 30 लोगों को सबसे पहले जॉब्स मिली थी पूरी पूरी यूनिवर्सिटी में से। तो बताने का मकसद ये है कि मेरिट के एतबार से, बाकी किसी भी एतबार से, कोई भी फील्ड हल्की नहीं होती, डिपेंड करता है हम उसमें किस अंदाज से काम कर रहे हैं। शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जीबीओबी और एसईओ दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त फील्ड्स हैं। मसला सिर्फ ये है कि जीबीओबी अगर आप चाहते हैं कि काम कम करना पड़े, और काम कम से मुराद है शुरू में तो हमें एफर्ट करनी पड़ेगी,
किसी भी कोर्स में पहले 2-3-4 माह तो हमें टका के लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपके लिए आसानी हो, इतनी कोई हेडेक ना हो, तो फिर तो ये है कि आप जीबीओबी में इज़िली पैसे कमा सकते हैं। पैसे यहाँ भी अच्छे खासे लोग कमाते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन तक यहाँ चले जाते हैं जी। ठीक है, लेकिन ये कहने का मकसद ये नहीं कि आप उम्मीदें अपनी यहाँ सेट कर लें कि 1 मिलियन कमाएँगे तो सर को दुआएँ देंगे, वरना हमने दुआएँ नहीं देनी सर को। तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो कोई 50,000 कमाता है, कोई 5 लाख कमाता है, कोई 50 लाख भी कमाता है इसी फ़ील्ड से। जो बाहर के लोग हैं, जो गोरे हैं, वो तो इसी फ़ील्ड से 5 लाख करोड़ भी कमा रहे हैं, जीबीओबी से। काम करने का स्टाइल का फ़र्क है और उसके तरीके का अंदाज़ का फ़र्क होता है। जो एसईओ है, एसईओ के बारे में अक्सर हम कहा करते हैं कि एसईओ जो है वो सोना बनाने का एक तरीका है, ये समझ लें। कि अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये आपको सोना बनाने का तरीका आ गया। मतलब ज़्यादा पैसे जो है एसईओ के अंदर है, लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा मेहनत भी, ज़्यादा सर खपाई भी, ज़्यादा टेंशन भी एसईओ के अंदर है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। जीबीओबी के मुकाबले में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो हर दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, इसलिए अभी मैं बताऊंगा इस फील्ड में चले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। जब कोर्स हमारे दोनों हो जाएंगे, फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है। दोनों से पैसे कमाने के चांसेस हैं, तो फिर तब आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। है ना जी। बात हमारी कहीं और निकल गई। तो लेक्चर हमने आज शुरू करना है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले जो हमारा क्लास का पैटर्न है, मैं उसकी तरफ जरा आपको पहले ज़रा गाइड कर दूँ। क्लास का पैटर्न हमारा ये है कि आपने डेली बेसिस पे आपकी जो टाइमिंग है वो 4:30 की है। तो 4:30 पे आपने आना है और आपका लेक्चर 5:30 टू 5:45 पे शुरू होता है। वजह सिर्फ ये है कि नमाज का टाइम होता है 5:15 बजे, तो इसलिए थोड़ा सा बाज़ औक़ात वो वैसे हमारा एक्चुअल टाइमिंग 5:30 है, लेकिन बाज़ औक़ात वो 5:45 तक क्लास हमारी चली जाती है। तो 5:45 का ज़हन में रखना आपने कि लेक्चर आपका 5:45 पे इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ करेगा। 4:30 से लेके 5:45, ये ऑलमोस्ट जो 1 सवा घंटा आपका है, इसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी। आपने यहाँ 4:30 पे आ जाना है। कल जब आप लोग आएँगे, क्योंकि आज हमने जो चीज़ें करनी है वो सिर्फ़ बेसिक चीज़ें हैं। हमने सिर्फ़ बेस बनाने पे फ़ोकस करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने क्लियर करने हैं। कल से हमारी जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी, जिसकी बेस पे हमने प्रैक्टिकल वर्किंग भी करनी है। अब प्रैक्टिकल वर्किंग करने के लिए कुछ बेसिक मसाइल आ रहे होते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। कि उन्हें ईमेल करनी नहीं आ रही होती, एक्सटेंशंस का पता नहीं होता। तो जो बेसिक ज़रूरियात हैं इस कोर्स को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आगे, तो उसके बारे में जो जुनैद साहब हैं, हमारे जो सपोर्ट टीम है उसके लीड लीड हैं, तो वो आएँगे। उससे पहले 4:30 पे या 4:45 पे वो आ जाएँगे। आधा पौना घंटा वो थोड़ा-सा आपको गाइड कर देंगे जो बेसिक्स हैं। उन बेसिक का ताल्लुक जीबीओबी से नहीं है, उन बेसिक का ताल्लुक आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल से है, बेसिक नॉलेज से है, बेसिक आईटी के नॉलेज से आपका ताल्लुक है। तो जो चीज़ें हमें जीबीओबी में काम आएँगी, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिकल वर्किंग है उसमें जो मसाइल आपको पेश आने हैं, वो मसाइल कम से कम पेश आएँ या ना पेश आएँ इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं लेक्चर स्टार्ट हुआ करेगा और लेक्चर आपका 1 घंटे का होगा। उस 1 घंटे के अंदर हम जो हमारा टॉपिक है उस दिन का, उसको हम कवर करेंगे। 12 लेक्चर्स हैं हमारे। 12 लेक्चर्स में से हम 3 से 4 लेक्चर्स लगाते हैं वेंडर्स के ऊपर, और बाकी तमाम लेक्चर्स हमारे होते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पहले ही दिन आके हमसे सवाल होता है कि सर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? तो एक्चुअली कोर्स करने का जो मकसद है वो ये है कि हमने ए टू ज़ी हर चीज़ सीखनी है। ठीक है ना? अभी मेरी जो टीम है उससे मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे मैं यही बात पे ज़ोर दे रहा था कि जो वेंडर्स हैं, ये हमारे काम की बुनियाद है, ये बेस है। अगर बेस वीक होगी तो काम आगे आपका अच्छा नहीं है। अब वेंडर्स कौन होते हैं, क्लाइंट्स कौन है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम इसका ज़िक्र करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर आपके वेंडर्स पे हम फ़ोकस करेंगे और बाकी तमाम लेक्चर आपके क्लाइंट होंगे, क्लाइंट्स पे होंगे। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, पीपल पर आवर पे, एसईओ क्लर्क है, ब्लैक एड वर्ल्ड है, फाइवर है, अपवर्क है। तो जहाँ-जहाँ से हमें क्लाइंट्स मिल सकते हैं, उन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स को हमने यहाँ पे ज़िक्र करना है। तमाम से मुराद जो हमारे इस कोर्स में कवर हो सकते हैं, वरना तो प्लेटफ़ॉर्म बेशुमार है। तो जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो मेजर-मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको हमने यहाँ पे कोर्स के दौरान कवर करना है। ठीक है जी? अच्छा, अब उसमें ये होगा कि आपका जब काम आपको दिया जाएगा, आज तो हमने सिर्फ़ नॉलेज बेस्ड काम करना है, कोई प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं है। कल जब लेक्चर हमारा होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए टास्क दिए जाएँगे, असाइनमेंट्स दी जाएँगी। असाइनमेंट्स के लिए पूरा एक परफ़ॉर्मा आपको आपके हैंडओवर कर दिया जाएगा कि फलाँ डेट को आपने फलाँ काम करके आना है। ठीक है जी? तो डेली बेसिस पे वो काम आपका फिर हम चेक भी कर लिया करेंगे। तो जो मेरे लेक्चर से पहले 1 घंटा होता है, उसमें सपोर्ट टीम के जो 2-3 लोग हैं, वो यहाँ क्लास में आ जाया करेंगे और वो आपका काम भी चेक कर लिया करेंगे, और जो-जो मसाइल आपके पिछले दिन आपको आए होंगे एग्ज़ीक्यूशन के दौरान, वर्किंग के दौरान, उन मसाइल का आपको हल भी बता देंगे। एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है मुझसे वो पूछ सकते हैं, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है।
हम टाइम के अंदर रहते हुए जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हो सकेंगे मैं लाजमी करूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लैपटॉप दिखा के हम पूछते हैं ना, ये लैपटॉप है, इसमें मुझे ये अकाउंट नहीं बन रहा, इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं हो रही, इसमें ये नहीं हो रहा, तो लैपटॉप दिखा के जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, जो मसाइल हमारे आ रहे होते हैं, ये आपने मेरे आने से पहले पहले जो सपोर्ट टीम है उससे डिस्कस कर लेने हैं। मेरे साथ कोशिश करनी है आपने कि जो ओवरऑल कंबाइन आपके सवाल होंगे ना, वो सवाल मेरे साथ करें, मैं सबका उसका जवाब दूंगा, सबको जवाब मिल जाएगा उसका। वो फोकस करेंगे जो ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा मुश्किल सवालात होंगे, जीबीओबी से मुतालिक उनका जवाब मैं यहाँ पे दूँगा। तो बेसिक्स जो आपकी प्रैक्टिस से मुतालिक जो मसाइल पेश आपको आ रहे हैं, वो आपने मेरे आने से पहले-पहले सपोर्ट टीम से डिस्कस करके उन्हें सॉल्व कर लेना है। हाँ, अगर उससे कोई मसला फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो डेफ़िनिटली मैं इधर ही हूँ, मैं डेफ़िनिटली आपके मसाइल को इंशाल्लाह हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है जी? तो अभी ये है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी शीट आपको कल या परसों आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके मुताबिक आपने डेली बेसिस पे काम करना है। इंटर्नशिप के लिए हम सिर्फ़ उन लोगों को ही इनवाइट करते हैं, जिनकी असाइनमेंट मुकम्मल होती है। ठीक है जी, आपके 12 लेक्चर्स हैं और ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 या 12 के करीब वहाँ पे टास्क होंगे, जो कि आपने मुकम्मल करने हैं। अगर आपके वो टास्क कंप्लीटेड हैं, तो फिर आपको इंटर्नशिप में हम इनवाइट करेंगे, वरना जिनके टास्क मुकम्मल नहीं होंगे, उनको इंटर्नशिप में हम नहीं आने देंगे। उसकी रीज़न क्या है कि जब तक बेसिक काम आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस कोर्स की, वो पूरी नहीं होंगी, तब तक हम आगे एडवांस काम की तरफ कैसे जा सकते हैं। तो असाइनमेंट्स पूरी होंगी तो इंटर्नशिप होगी, वरना इंटर्नशिप नहीं होगी। ये बात क्लियरली आप ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा। ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और मैं ज़रा क्लियर कर दूँ आपको, अभी जिस तरह चूँकि पैसे कमाने की बात हो रही है और फ्रीलांसिंग का कोर्स जब भी कोई भी बंदा करवाता है, कहीं भी होता है, तो अल्टीमेटली ज़हन में पैसे कमाने की बात ही होती है। तो उसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि कोर्स कभी पैसे नहीं देगा आपको। कोर्स कभी पैसे नहीं देता आपको। कोर्स के बाद जो आप मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत से पैसे मिलते हैं आपको। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में ये चीज़ होती है कि हम कोर्स करेंगे और पैसे आना शुरू हो जाएँगे। तो कोर्स ने आपको पैसे नहीं देने, आपकी मेहनत ने आपको पैसे देने। जब भी आपने रिज़्क़ हलाल कमाना ना, तो डेफ़िनिटली आपकी मेहनत पैसे देगी आपको, कोर्स पैसे नहीं देगा। कोर्स कमाने का मकसद सिर्फ़ आपको सिखाना है, आपको रास्ता दिखाना है कि इस रास्ते पे चल के आप ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे क्लाइंट मिलेंगे आपको, उनके साथ ऐसे डीलिंग करनी है आपने, ऐसे बार्गेनिंग करनी है। वो तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे इस फ़ील्ड के अंदर ऑलमोस्ट कोई 5 से 6 साल हो गए हैं और जितनी भी चीज़ें मैंने 5-6 सालों के दौरान मैंने सीखी हैं, मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं। जिन-जिन मसाइल का मुझे सामना करना पड़ा है, उन मसाइल के हल मैं आपको बता के भेजूँगा यहाँ से। ताकि वो मसाइल जब आपको पेश आएँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप मसले का हल ऑलरेडी पता हो आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी? तो मेरा काम यहाँ पे होगा और सपोर्ट टीम का काम ये होगा कि आपको सिखाना है हमने, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपका मसला ये है कि मुझे पैसे नहीं आ रहे, तो ये मसले को हम डेफ़िनिटली हल नहीं कर सकते। ये आपने खुद इस पे वर्किंग करनी है और मेहनत करनी है। और जो मेहनत करेगा डेफ़िनिटली इंशाल्लाह जी, डेफ़िनिटली मैं एक्चुअली मेरे कोर्स करवाने का मकसद भी सिर्फ़ यही है कि मैं जीपीओपी पे प्रॉपर वर्किंग कर रहा हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जीपीओपी का, शहज़ादबी का सबसे पहला स्टूडेंट मैं हूँ। अभी हमने कोर्स लॉन्च नहीं किया था, जब से मैं उस पे वर्किंग कर रहा हूँ उनके साथ। मेरी एक्चुअली चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो मेरी फ़ील्ड ये नहीं है। ठीक है, मेरा मेरा जो मकसद था वो तो एटमी साइंसदान बनना था बचपन से। तो मैं अक्सर कहा करता था कि मैं एटम बम बनाऊँगा और लोगों की शादियों में चलाऊँगा। तो लेकिन वो मेरा मकसद जो था वो तो साइंटिस्ट बनना था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब हम मुल्क की हालात को देखते हैं, ओवरऑल चीज़ें देखते हैं, तो फिर पता चलता है कि कुछ चीज़ें बाज़ वक़्त अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। अब मेरा पीएचडी में जैसे एडमिशन हुआ, तो उसके बाद फ़ौरन मुझे शहज़ाद भाई ने कहते हैं ना कि स्ट्रिक्टली मना कर देना कि आपने पीएचडी नहीं करनी है। आप ऐसा करें, आप इस फ़ील्ड के अंदर पहले आएँ, उसके बाद 2, 3 साल, 4 साल लगाओ, उसके बाद अगर दिल करेगा पीएचडी कर लेना। 2017 से मैंने पीएचडी स्टार्ट की हुई है। तो मैंने उस पे वर्किंग ही नहीं की मैंने तभी से। क्योंकि मसला ये हुआ कि जब मैंने इस फ़ील्ड में आया, मुझे इंटरेस्ट भी पैदा हो गया ना इसके अंदर। अब जीबीओ भी है। जी, जी। एक्चुअली बात ये होती है कि आपकी जो भी जर्नी आपकी है ना, मैं इस पे बात ये करूँगा, सिर्फ़ छोटी-सी बात पर लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वरना ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी, ठीक है? तो उसमें ये है कि जो भी आपकी जर्नी है ना, उसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए एक चीज़ डिसाइड की हुई है, पाथ रखा हुआ आपके लिए, कि आपने इस पाथ से गुज़रना है, उस पाथ से गुज़र के फिर आपने यहाँ पहुँचना है। आपको पता है जो गूगल का सीईओ है, नाम जानते होंगे सुंदर पिचाई, वो मेटलर्जिकल इंजीनियर है। और पाकिस्तान के जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हैं, वो भी कौन है? मेटलर्जिकल इंजीनियर है। एक मेटलर्जिकल इंजीनियर ने एटम बम बना दिया है और दूसरा बंदा जो है गूगल को सँभाल रहा है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो लेकिन वो जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की जो फ़ील्ड थी, उसने कुछ ना कुछ सिखाया होगा हमें, ठीक है ना? अच्छा, मैं अक्सर ये बात इसलिए आपसे कहता हूँ कि मैंने जब मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ, मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। कोर्स करवाना तो हमने ऑलमोस्ट 2 साल से शुरू किया, ऑलमोस्ट 2 ढाई साल हो गए हैं, तब से मैं कोर्स करवा रहा हूँ। उससे पहले जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था ना, तो साथ-साथ मैं टीचिंग करता था, अकेडमी के अंदर जाके लेक्चर पढ़ाता था।
क्योंकि हर बंदे के जो फाइनेंशियल हालात होते हैं ना, जैसे नहीं होते। शायद ये स्टोरी आपने कहीं शहजाद भी की भी सुनी हो कि बहुत ज़्यादा साल हमने ऐसे भी गुजारे हैं जहाँ हमें पता ये नहीं था पता होता हमने नेक्स्ट टाइम की जो रोटियाँ कैसे खानी है। लेकिन अल्टीमेटली क्या चीज़ थी कि मेहनत हमने की है। मेहनत की है और मेन मकसद ये था कि हमने इस चीज़ से निकलना है। ठीक है ना? अब उसमें क्या होता है मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ना है, मैंने अपनी फीस पे करनी है, मैंने अपने अखराजात पे करने हैं और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टीचिंग करनी पड़ेगी। अब मैं सोचता था यार मैंने टीचिंग करनी है, मैं कार मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूँ, मैं टीचर क्यों बन रहा हूँ? मुझे मुझे क्या ज़रूरत है? ये मेरी मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? लेकिन वही जो टीचिंग की जो चीज़ें हैं, वो बहुत जगह मेरे काम आई हैं। कम्युनिकेशन पावर जो है उसमें बेहतर हो जाती है आपकी। आप जगह-जगह जब प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ वो चीज़ काम आती है आपकी। मेरा जो एमएस का जो थीसिस था जो मेरा प्रोजेक्ट था, वो यूएसए में टॉप 3 जो पोज़ीशंस पे आया था। तो वो जो उसपे प्रेज़ेंट करने की जो स्किल है, वो कहाँ से डेवलप हुई? वो टीचिंग के दौरान डेवलप हुई है। तो अल्लाह ताला ने सोचा था कि मैंने इससे ये काम लेना है, तो इससे पहले टीचर बनाना पड़ेगा पहले मुझे। फिर ये अच्छी बातें समझाएगा लोगों को। तो अल्टीमेटली जो चीज़ें आपने अभी की हैं ना, इससे पहले जो करके आ चुके हैं, आप ये समझिए कि उसमें कोई ना कोई मकसद था उसका। कोई ना कोई रोल था। उस रोल को समझना है बस आपने कि वो जो चीज़ मैंने की है, मैंने मास्टर किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ़ कोई कारोबार ही किया है, वो स्किल मेरी यहाँ काम आनी है। और एक चीज़ और भी सुन लें कि हर बंदा जीबीओबी से नहीं कमाएगा, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हर बंदे के लाइफ़ में रिज़्क लिखा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है ना। अगर हम सारे चाहें कि हम सबका रिज़्क इसी फ़ील्ड में आ जाए, तो शायद ये पॉसिबल ना हो। हर बंदा डॉक्टर नहीं बनता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बनता। इस तरह हर बंदा जीबीओबी से वैसे नहीं कमाएगा। लेकिन हम रास्ते मिलते हैं डेफ़िनेटली और मैं बता रहा हूँ कि मैंने शुरू किया था जीबीओबी से लेकिन अल्टीमेटली अब मैं एसईओ पे काम कर रहा हूँ और जीबीओबी ने मेरा इंटरेस्ट बनाया एसईओ की तरफ। वरना मुझे पता नहीं था एसईओ क्या होती है, एसईओ क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी, मुझे बड़ी टफ लगती थी एसईओ। लेकिन जब मैंने जीबीओबी सीख लिया, क्लाइंट आना शुरू हो गए, क्लाइंट सारे मेरे एसईओ वाले थे, उनसे नॉलेज मैंने गेन किया, मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मैं एसईओ की तरफ जो है ना उस पे वर्किंग कर रहा हूँ अच्छी खासी, उस पे हम काम कर रहे हैं, उस पर टीम रख के उस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डील कर रहे हैं उसके। तो बताने का मकसद ये कि हर चीज़ कोई ना कोई वैल्यू रखती है, कोई ना कोई मकसद था उस चीज़ का। लेकिन यहाँ आने का आपका जो मकसद है वो ये है कि आपने इस कोर्स को अच्छे तरीके से सीखना है और मेन चीज़ क्या है कि जो आपको चीज़ सिखाई गई है ना आज, आपने उसे कल एग्ज़ीक्यूट लाज़मी करना है। ये आपका मकसद होना चाहिए बस। जो चीज़ आपने सीखी है ना, उसे कल आपने एग्ज़ीक्यूट लाज़मी करके आना है, प्रैक्टिस लाज़मी करके आनी है। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी? तो बाकी ये है कि हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लास के दौरान ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अभी क्लास चल रही होती है, पहले मंथ के दौरान ही उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी क्लास खत्म होने के बाद कोई 10 माह गुज़र जाते हैं, फिर उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स ज़रा इस में ठहरिएगा। डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो कि फाइवर का लेक्चर हम करवाते हैं ना, तो फाइवर का लेक्चर होता है, वो गिग बनाते हैं, साथ ही 2 दिन बाद उन्हें इंक्वायरी आ जाती है। वो डील करते हैं, उन्हें ऑर्डर मिल जाता है। जुनैद साहब इस वक़्त हमारे टीम लीड हैं और हम देखेंगे शायद देखा भी आपने होगा, वो माशाल्लाह अभी छोटे से हैं, 20 साल उनकी एज है। 20 साल भी उनकी एज होनी है आई थिंक सो। तो और वहाँ पे क्या है कि उनको जो पहला ऑर्डर लेने में ऑलमोस्ट 9 से 10 माह लगे थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सर मैंने यही काम करना है। मैंने अगर यूनिवर्सिटी चाहे ना पढ़ूँ मैं, लेकिन मैंने काम यही करना है। अब उनकी इनकम माशाल्लाह जो है वो अच्छी खासी है, वो लाखों लाखों में इनकम है उनकी। तो बताने का मकसद ये है कि कभी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे अभी फ़ौरन ही काम मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम आपने ये कोर्स करने के बाद कम से कम आपने 6 माह का एक जो टेन्योर है ना, आपने ज़हन में रखना है कि मैंने 6 माह फुल एफर्ट करनी है। देखिए जब हम कोई भी स्टडी करते हैं ना, मुझे याद है जब मेरी पहली जॉब थी ना इंजीनियरिंग के बाद जो मेरी पहली इंडस्ट्री में जॉब थी, वो 15,000 रुपए पे थी। अब मैं जॉब नहीं था कर रहा। मुझे मेरे दोस्त ने मोटिवेट किया ये जॉब करो क्योंकि वो उसी फैक्ट्री में जॉब करता था, उसने मुझे रेफर किया, मेरी जॉब भी वहाँ लग गई। अब मेरे ज़हन में क्या था कि मैंने मैट्रिक एफएससी में टॉप करता रहा हूँ अपने इदारे के अंदर। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया है, ठीक है ना? यूईटी के जो टॉप लोग हैं उनमें मेरा नाम आता है। अब मैं इतना कोर्स करके 16 साल एजुकेशन लेके मैं 15,000 की नौकरी क्यों करूँ मैं? वहाँ पे एक आम जो लेबर है उसकी तनख्वाह 12,000 थी और मेरी एज़ इंजीनियर वहाँ पे 15,000 थी। तो जहाँ 16 साल की मेहनत के बाद आप 15,000 तनख्वाह पे हम राज़ी हो जाते हैं। अल्टीमेटली आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बेहतर हो जाती है क्योंकि आपकी ग्रोथ होती है उसके बाद। तो जल्दी आप फ़ौरन कोई 1 लाख, सवा लाख पे पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम 16 साल वेट करके 15,000 की जॉब कर लेते हैं, लेकिन ऐसी फ़ील्ड जिसमें हमें अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और जॉब भी किसी की नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ हम 6 माह वेट नहीं करते। आपसे पहले उससे ज़रा पूछ लें वो जो कुछ कहना चाहे फिर आगे जी, आप क्या कहना चाह रहे थे?
पाकिस्तान में कम है, मतलब पाकिस्तान में कम है, लेकिन आप देखें अब ये जो चीज़ें हैं ना सारी, मैं आपको बता दूंगा ना, शायद बाकी लोगों को समझ ना आए, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम लेक्चर टू लेक्चर लेके चलें। मैंने अभी आज ही अपनी टीम में ऑलमोस्ट 10 लोग हैं मेरे। मैंने उस टीम को आज जो नया प्रोजेक्ट दिया है ना जीबीओबी के ऊपर, जो मैंने नया टास्क दिया उनको, उसमें सिर्फ हमने टारगेट करना है पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को, और वहां से हमने पैसे कमाने। जीबीओबी का टास्क है, मतलब पाकिस्तान से भी पैसे कमा सकते हैं आप। उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, तरीका कार डिफरेंट होगा उसका, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डेफिनेटली वो तमाम लेक्चर्स की बातें हम पहले लेक्चर में शेयर नहीं कर सकते, वो लेक्चर टू लेक्चर चलेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी बातें क्लियर होंगी। जो जो रह जाएंगी ना मेरी तरफ से वो फिर मुझे पूछ लीजिएगा। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी। हम्म। तो हम अगर सोचें, अगर मैं अपना सोचूं कि नहीं मुझे सर की थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए इसमें, हम्म। तो मैं ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे? जी, मतलब इसमें ये मैं होता है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आज बना दिया जाएगा। एक तो अनाउंसमेंट के लिए बना हुआ है, एक आपकी आपस में चैट के लिए बना हुआ है। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इजीली आपस में चैट कर सकती हैं, पहली बात तो ये है। और अपने जो, अगर फ़र्ज़ करें आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, किसी और के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के उनसे भी डिस्कशन करके वो काम मुकम्मल कर सकती हैं, पहली चीज़ तो ये। नंबर 2 चीज़, आपको एक ईमेल आईडी मैं भी लिखवा देता हूँ, उससे चाहे नोट कर लें अभी चाहे आप, nas.gbob@gmail.com, nas.gbob, डॉट वाला नुक्ता लगाना है आपने, DOT डॉट ही लिखना है आपने, ठीक है? nas.gbob@gmail.com, ये एक हमारी ईमेल आईडी है। NAS से मुराद है नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस, तो ये याद रहना चाहिए आपको। nas.gbob@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है जो कि स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए बनाया गया है। आप यहाँ से कोर्स कर लेते हैं, उसके 10 साल बाद भी आपको कोई सवाल आपके ज़हन में आता है, आप इस ईमेल आईडी पे मेल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर हमारा अदारा सलामत हुआ इंशाल्लाह, तो आपको रिप्लाई लाजमी करेंगे, ठीक है जी? तो इस ईमेल आईडी को आपने बस संभाल लें। जब भी कोई सवाल कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद, जब भी, मतलब आपने बस एक आदत बना लेनी है कि जब भी आपने कोई भी सवाल पूछना है, कोई मुश्किल आपको आई है कोर्स के हवाले से, आपने यहाँ पे आके मेल करनी है, और इंशाल्लाह आपको कोई 10-15 मिनट के अंदर उसका जवाब हम दे देंगे। लेकिन 10-15 मिनट से मुराद है जो वर्किंग आवर्स हमारे, और जो वर्किंग आवर्स हैं वो दोपहर 12 से लेके रात 9 बजे तक के, दोपहर 12 से रात 9, इस ड्यूरेशन के अंदर जब भी आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह आपको कोई 10-15 मिनट के अंदर जवाब इसका आ जाए, ठीक है जी? लें जी, मेरा ख्याल है कि हम अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा बेसिक्स के ऊपर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जीबीओबी क्या होता है। जीबीओबी एक्चुअली है क्या? तो जीबीओबी से मुराद है गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। एक आप में से काफी लोग शायद जानते होंगे इस बारे में कि गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अच्छा, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं। जो पहली चीज है गेस्ट ब्लॉगिंग, पहले तो हमें इसे क्लैरिफाई करना है ये चीज क्या है, और नंबर टू आउटरीचिंग क्या चीज है, फिर इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। आज हम मेन फोकस करेंगे गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लोग गेस्ट ब्लॉगिंग क्यों करवाते हैं, हमारे क्लाइंट्स कौन से होंगे, वो हमसे गेस्ट पोस्टें क्यों लगवाएंगे। ये सारे सवाल के जवाब जो है इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। टाइम वैसे 6:34 हो गया, लेकिन मैं अगर इसको कोई 7 बजे तक ले जाऊँ, इशू तो नहीं ना है? 7 बजे हमारी नई क्लास भी है, नेक्स्ट ग्रुप भी हमारा आना है, तो इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके कुछ 6:30 तक इसको इंशाल्लाह वाइड अप कर देंगे, या 6:40 तक मैक्सिमम, क्योंकि मैंने कहा नमाज का टाइम है ना, क्योंकि 5:15 पे, जब नमाज 5 बजे चली जाएगी तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसको पीछे ले आएंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ है जी, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। देखें, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, मैं भी आपके सामने एक वेबसाइट हमारी है जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मैं उस वेबसाइट को दिखाता हूँ, क्योंकि जब से मैंने कोर्स स्टार्ट किया है तब से मैं इस वेबसाइट का जिक्र करता हूँ, लेकिन आजकल ये बड़े मसाइल का शिकार है। Shewant.com के नाम से ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो लेडीज स्मार्ट वॉचेस हैं वो लगा के उसको सेल करते हैं। अब स्मार्ट वॉचेस हमारी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, हमने खुद नहीं बनाई है। हम क्या करते हैं, अमेजोन पे स्मार्ट वॉचेस लगी हुई हैं, हम क्या करते हैं, अमेजोन पे लगी हुई स्मार्ट वॉचेस का लिंक यहाँ लगा देते हैं। अब कोई बंदा इस पे क्लिक करके अमेजोन पे जाता है और वहां से वॉच बाय करता है, तो अमेजोन उसके बदले, इस रेफर करने के बदले, सिफारिश करने के बदले हमें कुछ कमीशन देता है। ये बात समझ है ना?
ठीक है, दो तरह की मार्केटिंग है। एक तो चीज क्या है कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मैंने अपनी साइट पे लगाई और सेल कर दी, सारे पैसे मुझे ही आने हैं। नंबर टू चीज क्या है, मैं अपनी चीज नहीं बना सकता, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। मैं किसी बड़े स्टोर के साथ लिंक हो जाऊंगा, और किसी बड़े स्टोर के साथ लिंक होके मैं उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करवाना शुरू कर दूंगा, और उसके बदले क्या होगा, मुझे कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो मार्केटिंग होती है इसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट का मानी होता है जुड़ जाना, मुंसलिक हो जाना। तो ये जो हम किसी बड़े स्टोर के साथ जुड़ गए हैं और उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करवाना शुरू कर दिया है, इसे हम बोलते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग है। ये टर्म क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, मतलब ये 30 to 40% क्लाइंट वो होते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हमसे गेस्ट पोस्ट से कौन लोग लगवाते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन 30 to 40% लोग कौन से होते हैं, जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इसलिए अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये चीज क्लियर करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर होगी आपको, किसी बड़े स्टोर के साथ मुंसलिक होके जुड़ के उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करवाना, दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। क्वेश्चन फिर बात कर लें ताकि जरा लेक्चर हमारा पूरा हो जाए, क्वेश्चन के हिंट जरा नोट कर लिया करें ताकि हम एंड पे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे सारे। ओके जी। अच्छा, इसके बाद अब ये तो हो गया फील्ड मार्केटिंग। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें, कई आप आर्टिकल्स देखेंगे, देखें यहाँ एक आर्टिकल लिख के लगाया हुआ हमने, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टेक्सटिंग 2023, व्हाट स्मार्ट वॉच कैन यू टेक्स्ट ऑन। ये एक आर्टिकल का मैंने टाइटल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे पूरा आर्टिकल खुल जाएगा। अभी तो पूरा आर्टिकल खुलेगा ना, इसे हम कहते हैं ये एक ब्लॉग पोस्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक ब्लॉग, ये एक वेबसाइट, एक ब्लॉग है, ठीक है ना। और उस ब्लॉग पे मैं जो पोस्ट लगाई है, जिस तरह फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं वो फेसबुक पोस्ट कहलाती है ना, इस तरह जो हम ब्लॉग पे पोस्ट लगाएंगे, वेबसाइट पे पोस्ट लगाएंगे, वो क्या कहलाएगी, ब्लॉग पोस्ट। इसे बोलेंगे ये सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट है। तो जब हम एक आर्टिकल लिखें, एक आर्टिकल लिख के या अपने राइटर से लिखवा के उसे अपनी ही साइट पे पब्लिश कर दें, उसे हम बोलेंगे ये एक ब्लॉग पोस्ट है। लेकिन जब एक आर्टिकल लिखें या लिखवाएं और उसे बजाय अपनी साइट पे लगाने के किसी दूसरी अच्छी साइट पे जाके पब्लिश करवा दें, इसको हम क्या बोलेंगे, ये गेस्ट पोस्ट है। तो पहला फर्क आपको क्लियर होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट में और गेस्ट पोस्ट में क्या फर्क है। आर्टिकल लिखा अपनी साइट पे लगाया, ये ब्लॉग पोस्ट है। आर्टिकल लिखा किसी दूसरी साइट पे लगा दिया, ये क्या है, ये गेस्ट पोस्ट है। अब सवाल सवाल यहाँ पे ज़हन में क्या आता है, सवाल ज़हन में आता है कि गेस्ट पोस्ट हम आर्टिकल लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, और लगा कहीं और जाके रहे हैं, हमें क्या फायदा हुआ उसका, कि जिस क्लाइंट ने वो गेस्ट पोस्ट लगवाई है उसे क्या फायदा हुआ। अब ये चीज समझने के लिए थोड़ा सा हमें जरा बैकग्राउंड जो है वो देखना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड क्या है, देखिए अगर मैं आपके सामने यहाँ गूगल पे जाऊं, और गूगल पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, सॉरी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस मैंने लिखा और यहाँ पे लिख के सर्च कर लिया। जरा चेक कर लो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है जी, बिल्कुल चल रही है। अच्छा जी, मैंने लिखा जी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस मैंने लिखा और यहाँ मेरे पास ये कुछ रिजल्ट्स आ गए। अच्छा, अब देखिए जब भी हमने कोई चीज़ बाय करनी होती है ना, आजकल ट्रेंड क्या है, या तो हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं ये चीज़ कैसी है, या फिर यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बारे में किसी ने वीडियो बनाई होती है, वहां देख के फैसला कर लेते हैं मैंने इसको बाय करना है कि नहीं करना। अच्छा, अब बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो ट्रेंड है वो गूगल का है। गूगल पे आते हैं, वो चेक करते हैं और चेक करके यहाँ पे उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और अगर उन्हें वो चीज़ पसंद आए उसे बाय कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने फर्ज करें एक आर्टिकल मैंने ये लिख के सर्च किया, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस लिख के सर्च किया। आप मुझे बताएं मैक्सिमम लोग किस वेबसाइट को विजिट करेंगे, पहली वाली को, दूसरी वाली को, या तीसरी वाली को। ये कॉमन सेंस है ना, कि जो सबसे टॉप पे शो होती है ना, मैक्सिमम लोग उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं, जब मैक्सिमम लोग उसको उस पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम लोग उसी पे लगे हुए आर्टिकल को पढ़ेंगे, और मैक्सिमम लोग खरीदारी भी उसके थ्रू करेंगे। और इसका मतलब क्या होगा कि जो वेबसाइट नंबर 1 पे आएगी उसके थ्रू सेल सबसे ज्यादा हो रही है, और पैसे भी सबसे ज्यादा वही कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल की सर्च में जो बंदा टॉप पे आ जाता है उसके पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी इनकम बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी बंदा मार्केटिंग कर रहा है वेबसाइट के थ्रू, या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, कोई भी चीज सेल करना चाह रहा है, हर बंदे का मकसद क्या है कि मैं सर्च इंजन के अंदर टॉप पे आ जाऊं। टॉप पे आएगा तो ज्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है जी। सर्च इंजन में टॉप पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे करनी पड़ती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी एसईओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर हमने सर्च इंजन में टॉप पे आना है, हम चाहते हैं कि बंदा सर्च करे,
तो मैं नंबर 1 पे आ जाऊं, मेरी साइट नंबर 1 पे आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? अपनी वेबसाइट की करनी पड़ेगी एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? वैसे तो बड़ी ब्रॉड फील्ड है ये वाली, वास्ट फील्ड है, लेकिन हम शॉर्टली ये बताएंगे कि एसईओ से मुराद वो तरीके हैं, वो ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर टॉप पे ला सकते हैं। सर्च इंजन से मुराद क्या होता है? वो चीज जहां पे हम कुछ भी सर्च कर सके उसे बोलेंगे सर्च इंजन है। सर देखिए गूगल है, ये सर्च इंजन है ना, हम यहाँ सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और मिसाल बताएंगे मुझे आप? बिंग, इसके अलावा याहू सर्च इंजन है इसका, इसके अलावा और सफारी का भी सर्च इंजन अपना है, एप्पल ने बना लिया अपना भी सर्च इंजन। इसके अलावा देखिए यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं ना आप, तो उसका अपना सर्च इंजन है। तो जहां भी सर्च करने की ऑप्शन आ गई है ना, दैट मींस वहां सर्च इंजन मौजूद है। ठीक है जी। अब जब भी हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में टॉप पे लाना चाहते हैं, तो जो ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, उन तरीकों में मुश्तमिल जो नॉलेज है उसे हम बोलेंगे ये एसईओ है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, ये बात समझ आ गई ना आपको? पहली बात तो एसईओ क्या है ये देख लिया हमने, और नंबर 1 पे आने का फायदा क्या होगा ये भी समझ आ गई। अच्छा, अब सवाल फिर वही का वही है, गेस्ट पोस्ट का फायदा क्या है? अब ये बात याद रखिएगा कि एसईओ के, ये बात अब आगे जब लेक्चर स्टार्ट होंगे आपके एसईओ के, वहां भी ये बात समझ आएगी। एसईओ के 3 मेन पिलर्स हैं जो मेरे नजदीक, बाकी जो लोग जैसे मर्जी कहें, लेकिन मेरे नजदीक एसईओ के 3 मेन पिलर्स हैं, जिन पिलर्स पे आपकी एसईओ बिल्ड होती है, खड़ी होती है। वो 3 मेन पिलर्स क्या है? नंबर 1 हमारे पास है जी, सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च। नंबर 2 है कंटेंट, जो आप आर्टिकल लिख के लगा रहे हैं अपनी साइट पे, वो कैसा कंटेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 जो है वो कहते हैं जी लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग। ठीक है जी। क्या 3 पिलर्स हैं? कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट और लिंक बिल्डिंग। कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट, इसके बारे में बात तो आपकी टोटली होगी एसईओ के लेक्चर के दौरान, एसईओ के कोर्स में। हमारा जो काम है वो किसके साथ है? लिंक बिल्डिंग के साथ। तो हम जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक किसके साथ है? लिंक बिल्डिंग के साथ। अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग अच्छी करूंगा, अच्छी अच्छी गेस्ट पोस्टें लगाऊंगा, तो मेरी लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी, और जब लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी तो एसईओ अच्छी होगी, और जब एसईओ अच्छी होगी तो रैंकिंग अच्छी होगी, और रैंकिंग अच्छी होगी तो पैसे अच्छे होंगे। ये बात समझ आ रही कि एसईओ का ताल्लुक, एसईओ के अंदर 3 मेन चीजें हैं, मैंने क्या क्या बताई हैं? कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट और लिंक बिल्डिंग। अच्छा, लिंक बिल्डिंग अच्छी, बाकी दोनों भी अच्छी करनी है उन्हें चीजें, लेकिन अगर हम लिंक बिल्डिंग अच्छी करेंगे, लिंक बिल्डिंग अच्छी से मुराद क्या है? गेस्ट पोस्टें अच्छी लगाएंगे। मैंने अभी ये बात एक्सप्लेन करनी है आपको कि गेस्ट पोस्ट में आखिर लिंक बिल्डिंग कैसी होती है, ये बात मैंने बतानी है अभी आपको। गेस्ट पोस्टें अच्छी लगाएंगे तो लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी, लिंक बिल्डिंग अच्छी होगी तो एसईओ अच्छी हो जाएगी, एसईओ अच्छी होगी तो रैंकिंग अच्छी होगी, रैंकिंग अच्छी होगी तो टॉप पे आएंगे हम, और जब टॉप पे आएंगे तो पैसे भी कैसे हो जाएंगे? वो ज्यादा कमाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि अच्छे पैसे कमाने के लिए अच्छी गेस्ट पोस्टें लगवाना जरूरी है। अच्छा, अब जो आखिरी बात, मैं चूंकि टाइम की कमी है, मैं आखिरी बात इसे कहूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके होंगे उनका आंसर करेंगे और आज की बात को वाइंड अप कर देंगे। आखिरी बात हमारी ये है जी कि हमने अभी जो गेस्ट पोस्ट है इसका ताल्लुक लिंक बिल्डिंग के साथ कैसे है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे तो देखिएगा, ये मैंने एक शीट, जो कि मैं नॉर्मली हर लेक्चर में यही शीट दिखाया करता हूँ, क्योंकि ये हमारी कंपेन चल रही थी तो मैंने इसी को ओपन किया होता है नॉर्मली। तो ये हमारी एक शीट है जी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है जी शी वॉन, और यहाँ लिखा हुआ है गेस्ट पोस्ट। शी वॉन के लिए हमने जितनी भी गेस्ट पोस्टें लगवाई है ना, गेस्ट पोस्ट से तो मुराद क्या है? आर्टिकल लिख के मैंने शी वॉन पे लगाया, आर्टिकल लिख के शी वॉन पे लगाऊंगा वो तो ब्लॉग पोस्ट हो जाएगी ना। तो गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है कि आर्टिकल लिख के मैंने किसी और साइड पे लगाया। हाँ जी। अब देखिए ये जो हमारे पास ये आर्टिकल्स हैं, ये उन आर्टिकल्स के टाइटल्स हैं, और ये तमाम आर्टिकल्स लिखवा के ऑलमोस्ट ये कितने हैं? ये 35 आर्टिकल्स हैं। ये मैंने आर्टिकल लिखवा के इन इन साइटों पे लगाए हुए हैं। सॉरी, ये साइड ही भूल गई है। ओके, मैंने इन साइटों पे ये तमाम आर्टिकल्स लिखे लगाए हुए हैं, हर आर्टिकल नई साइट के ऊपर। तो ये जो साइटें हैं, जिन साइटों पे हम आर्टिकल्स लगा रहे हैं, इनको बोलते हैं ये वेंडर साइट्स हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? ये वेंडर साइट्स हैं। हमने आर्टिकल लिख के जिस दूसरी साइट पे लगाना है, जिस अच्छी साइट पे लगाना है, उस साइट को हम क्या बोलेंगे? ये वेंडर साइट है। और इन वेंडर साइट्स के जो मालकान हैं उनको बोलेंगे वो वेंडर्स हैं। वेंडर का उर्फी आम में मतलब होता है सप्लायर, प्रोवाइडर।
जी, जी। उसे बोलेंगे प्रोवाइडर है, मतलब जो हमें साइट प्रोवाइड कर रहा है कि मेरी साइट पे गेस्ट पोस्ट लगा लो। तो जो प्रोवाइडर है, सप्लायर है, वो कौन है? वो वेंडर है। और वेंडर की जो साइट उसे क्या बोलेंगे? ये वेंडर साइट है। मतलब सिंपली जिस साइट पे हमने जाके वो गेस्ट पोस्ट लगानी है, उस साइट को बोलेंगे वो वेंडर साइट। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस केस के अंदर क्लाइंट की साइट कौन सी है? जो मेरी साइट है यानी she-want.com, ये क्या है? क्लाइंट की साइट। जिसके लिए गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं वो क्लाइंट साइट है, और जिस साइट पे जाके गेस्ट पोस्टिंग लगा रहे हैं वो वेंडर साइट। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये गेस्ट पोस्ट लगती है ना, क्लाइंट साइड की पोस्ट लगी वेंडर साइड के ऊपर, इसका मतलब ये होगा कि दोनों का आपस में लिंक बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये लिंक बिल्डिंग है। इसे क्या बोलेंगे? ये लिंक बिल्डिंग। अब ये लिंक बिल्डिंग किसने करवाई है? कौन करवाएगा क्लाइंट के लिए? हम करवाएंगे। एक क्लाइंट, एक बंदा ऐसा है जो गेस्ट पोस्ट से लगवाना चाह रहा है, एक बंदा ऐसा है जो कहता है ठीक है गेस्ट पोस्ट लगा लो। नहीं, इसे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लेना। तो है तो मिडिल मैन ही है, लेकिन हम कहेंगे हम लिंक बिल्डर है। ठीक है, हम लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट है। हम वीए हैं। देखिए विजुअल असिस्टेंट जो होता है ना, वो जो विजुअली काम करता है, तो लेकिन ये कि सिंपल सिंपल अपने को हम कहेंगे हम लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट है। हम लिंक बिल्डिंग करके दे रहे हैं किसको? हम क्लाइंट का लिंक बिल्ड कर रहे हैं किसके साथ? वेंडर के साथ। तो हम कौन हुए? लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे ना, जरा थोड़ा प्राउड फील करें हम। ठीक है ना, ऐसा ना कमीशन एजेंट कह लें अपने आप को। बात का लोग ये भी कहते हैं हम कमीशन एजेंट हैं, तो ऐसी बात जरा गलत हो जाएगी फिर। मतलब जी, तो यहाँ पे ये वेंडर साइड है, और ये हमारी क्लाइंट की साइट है। क्लाइंट की साइट की पोस्ट लगानी है वेंडर साइट के ऊपर, तो ये जो तरीका होगा इससे लिंक बिल्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ये लिंक बिल्डिंग है। और ये जो बंदा ये काम करेगा वो लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट है, और ये वेंडर साइट है, और ये हमारे पास क्लाइंट साइट। अच्छा, अब सवाल फिर वही का वही है जो हमारी आखिरी बात थी कि लिंक आखिर कैसे बिल्ड हुआ। क्या तवज्जो फरमाइएगा कि जब मैंने ये आर्टिकल लिखा, इस आर्टिकल को लिख के मैंने यहाँ पे इसे भेजा इस बंदे को कि यार मेरा आर्टिकल पब्लिश कर दो। इसने उस आर्टिकल को पब्लिश किया और मुझे एक यूआरएल दे दिया। इसे बोलते हैं यूआरएल। एक लिंक दे दिया मुझे। इस लिंक को हम लिंक बिल्डिंग की जुबान के अंदर लाइव लिंक कहते हैं। ये लाइव लिंक है। ये टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी टर्म्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सारी बातें आपके काम आनी है। क्लाइंट अक्सर हमसे कहता है कि गेस्ट पोस्ट में लगा दे और मुझे लाइव लिंक दे दे। तो हम सोचे लाइव लिंक कौन सा होता है? कोई वीडियो लिंक है लाइव लिंक? तो ऐसी बात नहीं होती। कि जब वेंडर हमारे आर्टिकल को पब्लिश कर देता है तो एक लिंक हमें दे देता है, और उस लिंक को हम बोलते हैं लाइव लिंक। इसे लाइव लिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे क्लिक करने से हमारी वो पोस्ट जो हमने लगाई थी उस साइट पे वो खुल जाती है, वो शो हो जाती है। तो इस लिंक को हम बोलेंगे ये लाइव लिंक है। एक हमारे पास क्लाइंट है जिसने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, दूसरा हमारे पास वेंडर है जिसकी साइट पे हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है जाके, और तीसरा कौन है? जिसने दोनों में राब्ता करवाया है, वो लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, वो हम लोग। ठीक है, हमने क्लाइंट और वेंडर के दरमियान लिंक बिल्ड करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा डायरेक्ट राब्ता करवा लें, वो आपस में काम कर ले हमें पैसे मिले ना। तो ऐसा काम नहीं करना। हम लोग वो जब भी राब्ता करेंगे हमारे थ्रू ही करेंगे। जब भी राब्ता होगा हमारे थ्रू होगा। तो हम कौन है? हम लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। ठीक है। अच्छा देखिए, ये पोस्ट भी खुल गई है। नाउ देखिए टाइटल वही है, व्हाट आर द पॉपुलर एप्स फॉर स्मार्ट वॉचेस। ये आर्टिकल लिखा मैंने, वैसे अपने राइटर से लिखवाया था, और उसके बाद ये आर्टिकल जब पब्लिश किया तो यहाँ देखिए, यहाँ बीच में जब ये लाइन लिखी हुई है तो वहाँ लिखा हुआ है जी कि गो टू she-want.com फॉर स्मार्ट वॉचेस रिव्यूज कंपैटिबल विद वेरियस एप्स। यानी आर्टिकल के दौरान बातों बातों में मैंने क्या किया, मैंने अपनी साइट का लिंक लगा दिया बीच में। जो पता है कहीं भी क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है आपके पास देखें, लेकिन यहाँ क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है ना। तो जहां क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड के पीछे लिंक लगा हुआ है, कोई ना कोई लिंक छुपा हुआ है। ठीक है जी। अब जब मैं इस लिंक पे इस पे क्लिक करूंगा ना, इसके ऊपर जब इस पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या होगा। जब मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया? she-want.com खुल गई। ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग हो गई है, लिंक बिल्ड हो गया, इसका मतलब क्या है कि न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम पे लिंक लग गया है किसका? she-want.com। कि हमने जो पोस्ट लगाई थी ना, उसमें क्या भेज दिया? हमने लिंक लगा के भेज दिया। जब उसमें लिंक लगा होगा ना, तो क्या कहेंगे? दोनों का आपस में लिंक बिल्ड हो गया। अब जितने भी लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वो सब लोग कहाँ आएंगे? वो शी-वॉन पे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि जो गेस्ट पोस्ट होती है उसका सबसे पहला फायदा क्या है। देखें, फर्ज करें मैंने नई नई साइट बनाई है,
मेरी साइट को कोई जानता भी नहीं है। अगर मैं गेस्ट पोस्ट लगाऊं, वो किसी मशहूर साइट पे लगा दूं, अब मशहूर साइट पे तो लोग विजिट करते हैं ना, वहां लोग उसको विजिट करें और मेरा आर्टिकल पढ़ के इस लिंक पे क्लिक करके मेरी साइट पे आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरी साइट पे आना शुरू हो जाएंगे, मेरी साइट को जानना शुरू हो जाएंगे, मेरी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। और ट्रैफिक से मुराद क्या होता है? ट्रैफिक से मुराद है नंबर ऑफ विजिट्स पर मंथ। ये याद कर लें, ट्रैफिक से मुराद क्या है? नंबर ऑफ विजिट्स पर मंथ, कि एक माह में किसी वेबसाइट को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ये ट्रैफिक है। तो अगर मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक 1000 है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरी वेबसाइट को एक माह में 1000 लोग विजिट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो पहला फायदा गेस्ट पोस्ट का क्या हुआ कि जब हम अच्छी साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगाते हैं, उनकी उस गेस्ट पोस्ट की वजह से जब लोग क्लिक करते हैं तो मेरी साइट पे ट्रैफिक आती है। अब देखिए, जब मेरी साइट पर ट्रैफिक आएगी तो फायदा मुझे क्या पहुंचेगा उसका? लोग मेरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे, उस पे जाके क्लिक करके उसे बाय करेंगे, बाय करेंगे तो क्या होगा, मेरी सेल्स बढ़ेंगी। जितनी आपकी ट्रैफिक ज्यादा होगी, उतनी आपके सेल्स होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो गेस्ट पोस्ट का पहला फायदा मिल गया कि जब हम गेस्ट पोस्ट लगाते हैं तो अगर अगली साइट अच्छी हो तो वहां से ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक आने से सेल्स आती है, सेल्स आने से पैसे आते हैं। ठीक हो गया ना? तो पहला फायदा इसका ये है। नंबर 2 फायदा, जब कोई बंदा, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई बंदा यहाँ क्लिक करता है ना, तो क्लिक करके मेरी साइट खुल जाती है, मेरी साइट पे आ जाता है, तो गूगल ने एक पीछे एक सिस्टम बनाया हुआ है जो ये नोट करता है कि इस वेबसाइट को कितने लोग रेफर कर रहे हैं, कितने लोग इसकी सिफारिश कर रहे हैं। जब कोई बंदा सिर्फ क्लिक करके मेरी साइट पे आता है ना, उसका मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट ने, यानी न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम ने सिफारिश की है किसकी? शीवान की। अब देखिए, एक सिंपल सी बात, एसईओ का रूल है, अगर आप इस रूल को समझ जाएंगे तो आपके लिए एसईओ काफी आसान हो जाएगी आगे चल के इंशाल्लाह। एसईओ का रूल ये है कि गूगल ने एक सिस्टम बनाया है और गूगल ने कोशिश ये की है कि जो हमारा आम रूटीन का डेली लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, डेली लाइफ के बारे में जो मामलात होते हैं, गूगल उन्हीं मामलात को फॉलो करने की कोशिश करती है, उन्हीं उसी बुनियादों पे साइटों को रैंक करती है। मतलब अब मुझे बताएं, आपने कहीं जॉब लेनी है, तो जॉब लेने के लिए अगर आपकी कोई सिफारिश ना हो तो जॉब मिलने के चांसेस बड़े कम होंगे। लेकिन अगर आपकी आपकी सिफारिश एक हो, जॉब मिलने के चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। अगर आपके 10 बड़े लोग सिफारिश करते हैं आपकी, तो जॉब मिलने के चांसेस और ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ सिफारिशें ज्यादा होंगी तो आपको जॉब मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यही चीज गूगल ने फॉलो की है। बस 2 मिनट वाइंड अप कर रहे हैं इसको। यही चीज गूगल ने फॉलो की है। जब कोई बंदा गेस्ट पोस्ट के अंदर लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके उस साइट पे जाता है, तो गूगल समझता है इसकी एक सिफारिश आ गई है। मैंने एक गेस्ट पोस्ट और लगा दी किसी और साइट पे, बंदा उस साइट पे गया, वहां क्लिक करके मेरी साइट पे आ गया कोई और बंदा, गूगल ने क्या नोट कर लिया, 2 सिफारिशें होगी। अब मुझे बताएं, अगर मेरी शीट के अंदर 35 गेस्ट पोस्टें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 35 डिफरेंट जगहों से सिफारिशें मिल रही। अब जिसकी सिफारिशें जितनी ज्यादा होंगी और जितनी अच्छी होंगी, उनको कैलकुलेट करेगा गूगल, उस बुनियाद पे उस साइट को नंबर 1 पे रैंक कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नंबर 1 पे रैंक करने के लिए क्या है, एक तो कंटेंट हो गया ना, आपका कंटेंट वो अच्छा होना चाहिए। लिंक बिल्डिंग का क्या रोल है? जितने आपके लिंक्स अच्छे बिल्ड हुए होंगे, तल्लुकात अच्छे होंगे आपके, ठीक है ना? गेस्ट पोस्ट का मतलब है तल्लुकात अच्छा हो गया आपका, तल्लुक बना लिया आपने। जितने आपकी गेस्ट पोस्टिंग अच्छी साइडों पे लगी होंगी, उतने आपके अच्छे लिंक्स हो जाएंगे। जितने अच्छे लिंक होंगे उतनी सिफारिशें भी आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी। तो जितनी ज्यादा सिफारिशें मिलेंगी और जितनी अच्छी सिफारिशें मिलेंगी, गूगल दोनों को आपस में नोट करता है, उस बुनियाद पे साइट को नंबर 1 पे या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे फिर आगे रैंक कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी साइट को नंबर 1 पे रैंक करवाना चाहते हैं, तो हमें अच्छी अच्छी साइटों पे पोस्ट लगानी पड़ेगी, ताकि हमें जो सिफारिशें मिल रही हैं वो अच्छी अच्छी हों। ठीक है जी। अब बात तो आज के लेक्चर की थोड़ी सी आगे भी हमने करनी थी, लेकिन चूंकि टाइम खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो कल इस पे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमने कल कुछ करनी है, वो आपने कैसे करनी है, क्या क्या करना है, उसके बारे में कल इंशाल्लाह गाइड करेंगे। अभी ये है कि 2-3 मिनट के अंदर जो सवालात आपकी आज की बातों के मुतालिक हैं वो पूछें। कोशिश आपने करनी है कि सवाल हमेशा लेक्चर टू लेक्चर करना है। ये कोशिश नहीं करनी कि लेक्चर आज नंबर 1 हो रहा है, सवाल हम लेक्चर नंबर 10 का कर रहे हैं, तो इससे अवॉइड कीजिएगा। आज के लेक्चर के मुतालिक जो सवालात आपके हैं मुझसे फ्रैंकली पूछें, मैं उनका आंसर करूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। जी, आपके क्वेश्चन। जी जी।
ये स्टोर्स नॉर्मली वेबसाइट बेस्ड होते हैं ना, ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टोर्स जो वेबसाइट पे हम खरीदारी कर रहे होते हैं, नॉर्मली वो ऑनलाइन स्टोर्स ही होते हैं ना, वो फिजिकल जो स्टोर्स हैं। हाँ जी। हम्म, जी जी। देखिए, एक होते हैं ई कॉमर्स स्टोर्स। ई कॉमर्स जो स्टोर होते हैं उनको हम कहते हैं कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है ना। जिस तरह हमारे जो मेरे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं शहजाद भाई से जो बड़े हैं, वो हकीम है, बड़े एक्सपर्ट हकीम है, वो बड़े पुराने ज़माने के। तो उनकी प्रोडक्ट ने लॉन्च की पंजीरी, ठीक है। अब पंजीरी जो है ना वो हम सेल करते हैं दराज के ऊपर भी, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी। तो हम जो अपनी वेबसाइट बना के उसमें पंजीरी सेल करेंगे, वो ब्यूटी क्रीम भी है वो भी सेल करते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ें भी हैं वो भी सेल करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो एक ई कॉमर्स स्टोर हो गया, हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अब फर्ज करें मैं अपनी प्रोडक्ट बना नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी जो बड़ा स्टोर है उसके साथ लिंक हो जाऊंगा। वो मुझे एक लिंक दे देगा कि यार जब भी बंदा आपके इस लिंक के थ्रू आएगा ना, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। तो ये जो मार्केटिंग है इसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है जी। इसके अलावा जी सर, इसमें ये होता है कि जब आप गैस पोस्ट लगाते हैं ना, दो चीज़ें हैं। एक तो होता है टैट, टैट से मुराद है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से मुराद होता है कि कितनी देर में हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। मैंने अगर आज अभी 7 बजे हैं फ़र्ज़ करें, मैंने आज 7 बजे सेंड किया है, तो मुझे वेंडर कहता है जी 24 घंटे के अंदर मैं आपका आर्टिकल पब्लिश कर दूंगा। इसका मतलब ये है, ये तो पब्लिशिंग का टाइम हुआ ना। अगली चीज़ ये है कि जब पब्लिश हो गया, अब कब तक वेबसाइट पे पड़ा रहेगा। तो वो होता है नॉर्मली जो मैक्सिमम साइटें होती हैं उन पे जो पब्लिश होने वाला आर्टिकल लाइफ टाइम होता है, कि जब तक वो वेबसाइट मौजूद है तब तक वो आर्टिकल लगा रहेगा। लेकिन कुछ साइटें होती हैं जो आपसे कहती हैं कि आपका आर्टिकल 1 मंथ के बाद हम डिलीट कर देंगे, उसकी फिर फीस कम होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। कुछ साइटें कहती हैं हम साल बाद डिलीट करेंगे, उसकी फीस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन जो लाइफ टाइम पोस्टें होती हैं, ये 99% जो साइटें हैं जो हम अप्रोच करते हैं, उनकी जो लगने वाली पोस्टें हैं वो नॉर्मली लाइफ टाइम होती हैं, वो लगी रहती है, कभी डिलीट नहीं होती कभी। जी। डेफिनेटली हमारा ये जो परसों का लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने वेंडर से क्या क्या चीज़ें पूछनी है, क्या क्या चीज़ें पूछनी है, क्या नहीं पूछनी है, क्या चीज़ें उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी पड़ी होंगी। वो सारी जो गाइडलाइंस है, सारे क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। और बार्गेनिंग कैसे करनी है वो सारी बातें वो भी करेंगे। जी जनाब। हर वेबसाइट ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती। नॉर्मली जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं ना, कई ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट उनकी लगी होती है उसके ऊपर, उनके ब्लॉग्स नहीं होते। बस जिस वेबसाइट पे पूरा पूरा आर्टिकल लिखल लगा होता है उसे कहते हैं ये ब्लॉगिंग साइट है ये वाली। लेकिन कुछ साइटें सिर्फ क्या होती हैं, ई कॉमर्स स्टोर होते हैं, जिसमें सिर्फ चीजें सेल होती हैं, आर्टिकल नहीं लगाते वो। सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट्स लगा के उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये फलां प्रोडक्ट है, ये काम करती है, फलां प्रोडक्ट ये काम करती है, बस ये लिखा होता है, ब्लॉग नहीं होता उसके ऊपर। ठीक। जी। अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो मैं वेबसाइट बना के लिंक बिल्डिंग कर सकती हूँ। देखिए, जो ब्लॉगिंग साइट्स होती है ना, इनसे भी पैसे कमाने के तरीके होते हैं। गूगल एड से पैसे आते हैं, इसके अलावा गेस्ट पोस्ट से बड़े पैसे आ जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा कल मैं गाइड कर दूंगा, तो लंबा आंसर हो जाएगा, कल इस पे बात करेंगे जी। ये क्लाइंट है, जिसने गेस्ट पोस्ट लगवानी है ना वो क्लाइंट है। हाँ जी। प्रोसेस ये होता है, एक्चुअली बात आज ही हमने करनी थी लेकिन चूंकि टाइम खत्म हो गया मैं आज नहीं कर सका। मैं शॉर्टली बता देता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम वेंडर साइटेड ढूंढते हैं। सबसे पहले वेंडर साइटेड ढूंढते हैं कि क्लाइंट फर्स्ट करे, मिल जाता है मुझे। फाइवर पे क्लाइंट आ गया, कहता है जी मैंने गेस्ट पोस्टें करवानी है 5, मुझे साइटें सेंड करें। उसे हम क्या सेंड करेंगे, तो जिन साइटों के साथ हमारी ऑलरेडी डील हो चुकी होगी ना, हमने पहले डील करनी है उनके साथ। अब इस तरह हमारी इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 साइटें हैं जिनके साथ हमारी डील हो चुकी हुई है। अब जब क्लाइंट मेरे पास भी आता है, मैं उसे 10,000 साइट सेंड करता हूँ, ये 10,000 साइट जहाँ पे गैस पूछ लगा सकते हैं। उसके लिए चूज करना आसान हो जाता है, ये इतनी साइटें हैं, ये फला फला कैटेगरी की मौजूद है, इस पे बात हमने कल करनी है इंशाल्लाह। तो वो पहले हमने वेंडर से डील करनी है। जब डील हो जाएगी हमारी, फिर उससे हम बताएंगे ये इस पे गैस पोस्ट लगे कितने पैसों में। देखिए ना, आप क्लाइंट आपके पास आता है, कहते हैं मैंने गैस पोस्ट लगवानी है। आप कहेंगे किस साइड पे लगवानी है, कहते हैं फलां साइड पे। आप वो पूछे कितने में लगा के दोगे, जब आपकी डील ही नहीं है उस बंदे के साथ, तो उसे क्या प्राइस बताएंगे पहले। तो पहले हमने कम से कम कोई 15-20 साइडों के साथ डील करनी है, ताकि जब क्लाइंट हमारे पास आए उसको हम एक प्रॉपर डाटा प्रोवाइड कर सकें।
डेफिनेटली आपका स्टॉक होना चाहिए पहले, ठीक है ना? स्टोर के अंदर आपके दुकान में स्टॉक होगा तो सेल कर सकेंगे, वरना सेलिंग मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? जी। जी, ऐसा हो जाता है, लेकिन इसमें इसके सॉल्यूशंस हैं कुछ, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बातें आएँगी ना, तो वहाँ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको, ठीक? नहीं, नहीं, स्पैम्स को कोई और चीज़ होती है, वो डिफरेंट चीज़ है, वो कल बताऊँगा आपको। कल इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह रात 9 बजे से पहले-पहले मिल जाएगी।